स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन बच्चों की जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सी. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, डी. बाल अंतर्राष्ट्रीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बच्चों की जलवायु जोखिम सूचकांक यानी CCRI रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बच्चों की जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट जारी की। यूनिसेफ की बाल जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 रिपोर्ट में भारत को 163 देशों में से 26वें स्थान पर रखा गया है, जो दर्शाता है कि भारतीय बच्चे जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक जोखिम वाले देशों में से हैं। यह जलवायु और पर्यावरणीय क्षति जैसे चक्रवात तथा हीटवेव के साथ साथ आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच के आधार पर उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता के आधार पर देशों को रैंक करता है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। यूविन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाना है। 2. यह गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और टीकाकरण करेगा, प्रसव के परिणामों का दस्तावेजीकरण करेगा, नवजात शिशुओं का पंजीकरण करेगा तथा सभी टीकाकरण कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करेगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई यूविन पहल को पायलट चरण में शुरू किया गया है, अतः कथन 1 सही है। कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद सरकार ने नियमित टीकाकरण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री स्थापित की है। उद्देश्य: इस प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत करने और उसका टीकाकरण करने, उसके प्रसव के परिणाम को रिकॉर्ड करने, प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म को पंजीकृत करने, जन्म के समय खुराक देने तथा उसके बाद सभी टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा, अतः कथन 2 सही है। यूविन टीकाकरण सेवाओं, टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करने, प्रसव के परिणाम और एंटीजन वार कवरेज जैसी रिपोर्ट आदि के लिए सूचना का एकमात्र स्रोत बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. ऑस्ट्रेलिया, 2. कनाडा, 3. न्यूजीलैंड। उपर्युक्त में से कितने में शैडो कैबिनेट की प्रथा अपनाई जाती है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शैडो कैबिनेट, इसमें विपक्षी विधायक या सांसद शामिल होते हैं जो सरकार के मंत्रियों के विभागों को दर्शाते हैं। विपक्ष के नेता के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सत्तारूढ़ सरकार के कार्यों की निगरानी तथा आलोचना करता है। विश्व के संसदीय लोकतंत्रों में शैडो कैबिनेट की अवधारणा शासन और विपक्ष की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली से उत्पन्न और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों में प्रमुख रूप से उपयोग की जाने वाले शैडो कैबिनेट की अवधारणा विपक्षी सांसदों को सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों की जांच करने एवं उन्हें चुनौती देने के लिए एक संरक्षित ढांचा प्रदान करती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वैश्विक कृषि उत्पादन में भारत 5वें स्थान पर है। 2. वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय कृषि उत्पादन, भारत वैश्विक कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, अतः कथन 1 सही नहीं है। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.4% है, जो इसे दुनिया में 8वें स्थान पर रखती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। घरेलू योगदान के संदर्भ में कृषि निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2% से भी कम है। भारत के कृषि निर्यात में महाराष्ट्र का योगदान लगभग 16.58% है। अगला प्रश्न है, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। 2. इसे केवल जलोढ़ मिट्टी पर ही उगाया जा सकता है। 3. यह चीनी, गुड़, खांडसारी का मुख्य स्रोत है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गन्ना,
यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले गर्म एवं आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है, अतः कथन 1 सही है। इसे रेतीली दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक सभी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। हालांकि यह अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह पनपता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी का मुख्य स्रोत है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है, जिसके तहत भारतीय कंपनियों को स्थिरता कारकों पर मापनीय डेटा प्रदान करना आवश्यक है। 2. प्रकटीकरण की आवश्यकताएं जिम्मेदार व्यवसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश के सिद्धांतों पर आधारित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्यवसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग विकसित की गई है। इसके तहत भारतीय कंपनियों को स्थिरता कारकों पर मापनीय डेटा उपलब्ध कराना आवश्यक है, अतः कथन 1 सही है। उत्तरदायी व्यवसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के सिद्धांतों के आधार पर प्रकटीकरण आवश्यकताओं को 9 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, रोबोट टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रोबोट टैक्स का अर्थ यह है कि मानव कर्मचारियों की जगह स्वचालित मशीनें रखने वाले व्यवसायों को कर चुकाने के लिए बाध्य होना चाहिए। 2. जब कंपनियां लोगों के स्थान पर मशीनें लगाती हैं तो सरकार को कर राजस्व का नुकसान होता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी. कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रोबोट टैक्स, इसका अर्थ यह है कि मानव कर्मचारियों की जगह स्वचालित मशीनें रखने वाले व्यवसायों को कर चुकाने के लिए बाध्य होना चाहिए, अतः कथन 1 सही है। जब कंपनियां लोगों के स्थान पर मशीनें लगाती हैं तो सरकार कर्मचारियों पर कर लगाने की क्षमता खो देती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर राजस्व में कमी आती है। एक कंपनी विस्थापित मानव कर्मचारी के वेतन के आधार पर प्रत्येक रोबोट पर आयकर का भुगतान कर सकती है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 341 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 341(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जातियों, मूल्यवंशों या जनजातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। 2. केंद्र सरकार और राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित विधि के बिना अनुच्छेद 341(a) के तहत जारी अधिसूचना में संशोधन नहीं कर सकते। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 341 अनुच्छेद 341(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा, अतः कथन 1 सही है। संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 341(1) के तहत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित कर सकती है। हालांकि इस प्रावधान के अतिरिक्त कोई भी बाद में जारी की गई अधिसूचना प्रारंभिक अधिसूचना को बदल नहीं सकती है। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित विधि के बिना अनुच्छेद 341(1) के तहत जारी अधिसूचना में संशोधन नहीं कर सकते, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञान प्रणाली विभाग यानी IKS प्रभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. इसकी स्थापना सामाजिक उद्देश्यों और गहन अध्ययन हेतु IKS को संरक्षित एवं प्रसारित करने के लिए की गई है। 3. यह किसी भी गतिविधि को प्रारंभ करते समय 5 मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग यानी IKS प्रभाग, इसे अक्टूबर 2020 में स्थापित किया गया था और साथ ही शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अतः कथन एक सही नहीं है। इसकी स्थापना IKS के सभी पहलुओं पर अंतर विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने, गहन अध्ययन और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए IKS को संरक्षित एवं प्रसारित करने के लिए की गई है। अतः कथन 2 सही है। यह किसी भी गतिविधि को प्रारंभ करते समय 3 मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। परंपरा, भारत की अनादिकाल से चली आ रही ज्ञान परंपरा। दृष्टि, अद्वितीय दृष्टिकोण जो इस ज्ञान प्रणाली को भारतीयों एवं विश्व के लिए मूल्यवान बनाते हैं। लौकिक प्रयोजन, भारत एवं विश्व की वर्तमान एवं उभरती समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहारिक उपयोगिता। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC वह सीमांकन है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। 2. सीमा को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश एवं पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC। LAC वह सीमांकन है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक विस्तृत है, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र एवं लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र। अतः कथन 2 सही है। पूर्वी क्षेत्र में LAC का संरेखण मैकमोहन रेखा 1914 के साथ है। मैकमोहन रेखा की सहायता से ब्रिटेन और तिब्बत के बीच पहले से दावा न की गई या अपरिभाषित सीमाओं को चिन्हित किया गया था। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा रिकार्डियन तुल्यता सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A, जब कोई देश अपने द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह अन्य देशों के साथ अधिक कुशलता से व्यापार कर सकता है। B, सरकारी घाटे से मांग प्रभावित नहीं होती है क्योंकि लोग अधिक बचत करते हैं, भविष्य में करों से ऋण चुकाने की उम्मीद करते हैं। C, लंबे समय में अर्थव्यवस्था अपने आप ही पूर्ण रोजगार पर लौट आएगी, चाहे राजकोषीय या मौद्रिक नीतियां कुछ भी हों। D, मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन सीधे मूल्य स्तरों और मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन दीर्घ अवधि में वास्तविक उत्पादन या रोजगार को नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।